Hello everyone. Good morning. Good morning. So today I'll be discussing with you 11 important brief जो मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था मॉडरेशन सेशन के टाइम पे मैं जो आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। अच्छा ये ब्रीफ पहले तो एक बात समझ लो लिखने से पहले हमको एक चीज जानना है कि ये ब्रीफ को कैसे लिखा जाता है। स्टूडेंट सी हर करेक्टर्स के पास कम से कम 150 टू 300 पेपर्स होते हैं, राइट। करेक्शन में 3 मार्क के ब्रीफ में अभी तक आपने स्कूल्स में जितने भी ब्रीफ लिखे होंगे आपने एक चीज देखा होगा, सर हमको 3 में से 3 पूरा मार्क्स नहीं मिलता है, हमको 2 मार्क दे देते हैं या कभी 2.5 मार्क दे देते हैं। भले हम एकदम डिट्टो टेक्स्ट बुक का वर्ड्स भी हम लिखेंगे फिर भी वी एंड अप स्कोरिंग 2 और 2.5 मार्क्स इन ब्रीफ, राइट। ये ब्रीफ को कैसे लिखना है, एक प्रेजेंटेशन पैटर्न होता है, ये स्टूडेंट्स फॉलो करो। 101% मैं बता रहा हूं आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेगा। अच्छा टोटल अगर आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो टेक्स्ट बैक ब्रीफ में से टोटल 26 टू 28 ब्रीफ्स है, राइट। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री के, राइट। मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट 11 ब्रीफ दूंगा, ये 11 ब्रीफ करना ही करना है। एट द सेम टाइम बाकी ब्रीफ भी करना है, नो डाउट, बट ये 11 इंपॉर्टेंट ब्रीफ्स को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। वाई, ये 11 ब्रीफ में से 101% आएंगे ही आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी ब्रीफ नहीं करोगे, बाकी ब्रीफ भी करोगे, बट ये 11 ब्रीफ को आपको डेली लिखकर प्रैक्टिस करना है। वो कैसे लिखकर प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बाद में बताऊं। सो आई शेयर माई पीपीटी। पहले आपको पीपीटी शेयर करता हूं। पीपीटी में आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से ब्रीफ्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज हमने ब्रीफ रखा है, राइट। एक एक चैप्टर वाइज हम लोग हर एक ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कि 11 इंपॉर्टेंट ब्रीफ्स कौन से हैं, ये 11 इंपॉर्टेंट ब्रीफ को कैसे लिखा जाता है, क्या पैटर्न से लिखना है, एक एक ब्रीफ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला मैं लिस्ट ऑफ 11 ब्रीफ बताता हूं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 में से आपने अगर देखा रहेगा, चैप्टर नंबर 1 में से इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये चैप्टर नंबर 1 से। सेकेंड इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो चैप्टर नंबर 1 से, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, राइट। थर्ड जो इंपॉर्टेंट ब्रीफ है दैट इज व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ब्रीफ है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी के राजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी। फिफ्थ ब्रीफ अगर आप देखोगे थर्ड चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट। Sixth important brief is what kind of professional opportunities are available in the field of arts. Seventh important brief जो हम बता रहे हैं that is what were the different means of communication known around the world before the advent of newspaper. अब एक क्वेश्चन रहेगा, सर ये ब्रीफ तो टेक्स्ट बैक नहीं है। ऑफ कोर्स ये टेक्स्ट बैक नहीं है, लेकिन याद रखना पिछले 4 साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए ये ब्रीफ। मतलब ये इंपॉर्टेंट ब्रीफ है, ये आपको करके जाना है। नो डाउट मैंने वो कैसे लिखना है, कहां से आंसर है, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करना है वो मैंने लिखा हो, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। एट ब्रीफ जो इंपॉर्टेंट है, हाउ आर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नाइन्थ ब्रीफ, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म और डिस्क्राइब एनी टाइप्स ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म एंड वाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और ब्रीफ जो इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूं, याद रखना, डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ है, ये करके जाना बिकॉज बोर्ड में कम से कम 4 से 5 बार पूछे गए। तो ये 11 ब्रीफ के अलावा 12th ब्रीफ जो करना है दैट इज, मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। याद रहना, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री चैप्टर में है, वो याद रखना है, याद से पढ़ के जाना। सो एक बार डिस्कस करता हूं, मैं एक पैटर्न बताता हूं कि ब्रीफ कैसे लिखा जाता है, राइट। सो लेट अस डिस्कस विद द फर्स्ट ब्रीफ दैट इज एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। आंसर शीट कुछ ऐसे होता है तुम्हारा, राइट। वहां पे आप क्वेश्चन नंबर में आप मेंशन करते हो क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको पूछा जाता है वो ब्रीफ के बारे में पूछा जाता है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये ब्रीफ कैसे लिखा जाता है। एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, बोर्ड के रूल्स क्या बोलते हैं मालूम है, जो भी 3 मार्क के आंसर्स है, जो भी 3 मार्क के क्वेश्चंस है, उसमें हमेशा एक चीज याद रखना, आपको 6 प्रॉपर पॉइंट लिखना है। बट प्रॉब्लम ये होता है, देर आर मेनी आंसर्स जहां पे 6 प्रॉपर पॉइंट नहीं है, 5 पॉइंट में खत्म हुआ है, 4 पॉइंट में खत्म हुआ है, तो पैनिक मत होना, जितने पॉइंट्स है उतने मेंशन करना। बट ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई टू राइट इंट्रोडक्शन इन ईच एंड एवरी आंसर। क्या होता है मालूम है, देखो इंट्रोडक्शन लिखने का आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, बट जब लिखते हो ना, ये प्रेजेंटर को पता चलता है, एक करेक्टर को पता चलता है बच्चे ने प्रॉपर ढंग से आंसर को प्रेजेंट किया है। इसीलिए मैंने मैक्सिमम आंसर्स, जो भी मैं 11 आंसर्स यहां पे दे रहा हूं, ये सारे आंसर्स में मैंने इंट्रोडक्शन मेंशन किया है।
लेट अस एग्जांपल एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसमें इंट्रोडक्शन क्या आएगा, देखो, इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th century, German thinker Karl Marx put forward class theory in his book Das Kapital. इसको हमने इंट्रोडक्शन बनाया। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वाज ऑल अबाउट लिविंग पीपल। The accessibility of this means to different strata of society may not be equal, right? Karl Marx के हिसाब से society was divided into two parts. कुछ लोगों के पास means of production था, कुछ लोगों के पास means of production नहीं था, and the class that owns the means of production, they economically exploited the rest of classes, right? मतलब जिनके पास सब कुछ था वो लोग हमेशा हमेशा किसको एक्सप्लॉइट करते थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। So the human history, according to him, is the history of class struggle, and this is class theory of Karl Marx. So देखो, अपने आंसर अगर मैं देखा रहेगा कैसे प्रेजेंट किया हो, सबसे पहला मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है 2 लाइन का, ज्यादा लाइन का इंट्रोडक्शन नहीं आता है, एंड लास्ट में हमने क्या मेंशन किया, कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने क्या किया, दिस इज द क्लास थियरी ऑफ कार्ल मार्क्स, दैट्स इट। अच्छा, अब दिमाग में क्वेश्चन का, सर ये आपने अंडरलाइन क्या किया है? ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हर आंसर में यू आर सपोज टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट प्लेस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्यों, इसका मैं रीजन बताता हूं। जब आप ये चीज अंडरलाइन करते हो ना, हमेशा याद रखना, करेक्टर के दिमाग में अच्छा इंप्रेशन गिरता है, और जब करेक्टर करेक्शन करता है ना, वो शायद आपका पूरा आंसर पढ़ने में नहीं जाएगा। बच्चे ने इंपॉर्टेंट नेम्स, प्लेस, डेट, टर्म्स लिखा है, अंडरलाइन किया है, वो देख के आपको पूरा मार्क्स देगा। सो ये तरीका है मार्क्स कमाने का स्टूडेंट्स। एंड याद रखना, डेट्स अगर 101% कॉन्फिडेंट हो तो ही डेट लिखना, गलत डेट लिख के अंडरलाइन मत करना, खुद के पैर पे आप लोग कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये याद रखना। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अंडरलाइन नेम, प्लेस, डेट्स एंड टर्म्स, ये 4 चीज को अंडरलाइन करना। सेकेंड आंसर एक और मैं आपको बताता हूं, व्हाट आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सी दी 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आर, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। देखो, हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यहां पे अंडरलाइन किया। Second, these questions are anthropocentric. Anthropocentric are those questions, they are about the deeds of member of society of particular period. So history does not suggest any interrelationship between divine and human deeds, of course. तो हमने देखो यहाँ पे divine और human deeds को underline किया, ये important words है। So answer to these questions are supported by reliable evidences, right? तो हमने यहाँ पे reliable evidence को underline किया है, and history presents a graph of mankind's journey with the help of past human deeds. So याद रखना स्टूडेंट्स, ये आंसर में अगर आप देखोगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल मेन वर्ड है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है एंथ्रोपोसेंट्रिक, उसको हमने अंडरलाइन किया। नीचे 2 वर्ड को कनेक्ट किया, डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स को, इसको हमने अंडरलाइन किया। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पॉइंट में रिलायबल एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, उसको हमने अंडरलाइन किया। एंड लास्ट में हमने जिसको अंडरलाइन किया वो है मैनकाइंड जर्नी, इसको हमने अंडरलाइन किया। सो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि अंडरलाइन करना है मतलब पूरे आंसर को बैठ के अंडरलाइन करना है, नहीं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स, याद रखना, इसको अंडरलाइन करो। अभी यहां पे आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट नेम्स कोई भी नहीं है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कोई भी नहीं है, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड टर्म्स को क्या किया है, अंडरलाइन किया है। टर्म्स यानी कि वो चीज स्टूडेंट्स जो वर्ड आपने 9th में नहीं पढ़ा है, 10th में तुम्हारे लिए नया था, जैसे कि एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये वर्ड आपने 9th में कभी नहीं पढ़ा है, इसको हमने अंडरलाइन किया है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ये शायद आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहेगा 9th में, राइट? बट फिर भी हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया। क्यों अंडरलाइन किया? बिकॉज वो पॉइंट का इंपॉर्टेंट वर्ड है साइंटिफिक प्रिंसिपल, समझ रहे हो? सो वैसे ही कंक्लूड आप करोगे, hence this is nothing but the 4 characteristics of modern historiography। देखो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने से तुमको मार्क्स ज्यादा मिलेगा नहीं, बट करेक्टर के दिमाग में हमेशा से एक अच्छा इंप्रेशन गिर जाएगा कि बच्चे ने बहुत प्रॉपर ढंग से लिखा है आंसर, राइट? वैसे ही सेम गोस व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, यही सेम तरीका यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4th पॉइंट में अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट नेम्स है, जैसे कि दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे के बारे में दिया है, राम शरण शर्मा के बारे में दिया है, कॉमरेड शरद पाटिल, ये सब के बारे में इंपॉर्टेंट। एंड इतना ही नहीं, कॉमरेड डांगे का एक फेमस बुक के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, उसको हमने अंडरलाइन किया है। सो ये आंसर 5 पॉइंट में कंप्लीट हुआ है। सो पैनिक मत होना, सर 6 पॉइंट ही लिखना है क्या? नहीं, 5 में भी लिखोगे, बट सी टू इट दैट इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट प्लेस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये सब चीज को आप क्या कर रहे हो मालूम है, अंडरलाइन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सेम गोस फॉर 4th आंसर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीके राजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी। ये पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो बड़े पॉइंट्स में कन्वर्टेड है, राइट? इसमें हमने क्या क्या अंडरलाइन किया है, सबको मालूम है। भारतीय इतिहास संशोधक मंडल, इसको अंडरलाइन किया। इधर देखो डेट्स को हमने अंडरलाइन किया, 7 जुलाई 1910। अगर ये डेट कॉन्फिडेंट हो तो ही लिखकर अंडरलाइन करना, अगेन आई एम टेलिंग यू,
गलत डेट लिख के मत अंडरलाइन करना। डेट नहीं आता है अवॉइड इट, चलेगा, लेकिन अगर डेट आता है तो उसको लिखकर अंडरलाइन करो। सेकंड पॉइंट में अगर आपने देखा रहेगा हमने 22 वॉल्यूम्स को अंडरलाइन किया, क्यों? इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आंसर का। तो जब करेक्टर करेक्ट करेगा, हाँ बच्चे ने 22 वॉल्यूम मेंशन किया, चल बीच में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ऊपर नीचे रहेगा ना, इग्नोर हो जाएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। बट याद रखना अंडरलाइन करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट में अगर आपने देखा रहेगा सर ये क्या पूरा सेंटेंस आपने अंडरलाइन किया, ऑफ कोर्स ये उसका स्टेटमेंट है जो उसने स्टेट किया है, इसीलिए हम लोग ने उसको अंडरलाइन किया है। उनके हिसाब से, राजवाड़े के हिसाब से, हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटीज। इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेज, कॉन्स्पिरेसीज एंड वॉर फॉर सीजिंग पावर। याद रखना ये सब हिस्ट्री सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन किया है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, व्हाट कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आर प्रेजेंट। सुनो अब ये है ना पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसका आंसर टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो मैंने मेरे पैटर्न के हिसाब से लिखा है, वो पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, सिंपल और प्रिसाइज है। मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा था, अप्लाइड हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लिखा है। अच्छा, अप्लाइड हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा, अप्लाइड हिस्ट्री हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द नॉलेज कैन बी पुट टू यूज फॉर आवर बेनिफिट as well as for the benefit of future generations. So applied history is correlated with our present in following ways. हमने पॉइंट्स लिखा, द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम, वी विश टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर पास्ट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर व्हिच इज आवर हेरिटेज. Next, the history of heritage links us with our origin. Applied history is concerned with preservation and conservation of heritage, making it accessible to the people. ये personal response question है, याद रखना. Heritage management creates opportunity of employment. And last मैंने point लिखा, it is useful to understand our present with the help of history and finding right direction for the benefit of फ्यूचर. ऐसा 6 पॉइंट में मैंने डिवाइड किया है, याद रखना. ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, आप ये भी आंसर फॉलो कर सकते हो, वरना हमने जो नोट्स दिया वो भी आंसर फॉलो कर सकते हो. बट सी टू इट दैट इंट्रोडक्शन हमने क्या मेंशन किया, हमने इंट्रोडक्शन में हमने अप्लाइड हिस्ट्री का डेफिनेशन मेंशन किया है. समझ रहे हो? सो नेक्स्ट आंसर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स. ये ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक का ही आंसर है, बहुत सिंपल है. इसको भी हमने सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे अंडरलाइन किया है. देखो फर्स्ट पॉइंट में इफ यू रिमेंबर हमने कुछ अंडरलाइन नहीं किया. सेकंड पॉइंट में वी हैव अंडरलाइन जर्नलिज्म. थर्ड पॉइंट में हमने स्पेशल एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, राइट. एंड फिफ्थ पॉइंट में अगर आप देखोगे तो हम लोग ने आर्काइव मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, ये सब चीज को हमने अंडरलाइन किया है. Next answer is what are different means of communication known around the world before the advent of newspaper. देखो ये एक आंसर वो है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट फिर भी पिछले पिछले 4 साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये आंसर. अब ये आंसर कौन सा है मालूम है स्टूडेंट्स? अगर आप देखोगे मास मीडिया चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर, उसमें एक येलो पैच में बहुत सारे लीडर्स के नाम दिए, जैसे कि इंस्क्रिप्शन विद रॉयल डिक्रीज प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस विद अ कस्टमर इन इजिप्ट. Emperor Ashoka followed the same method to reach out the subject. In Roman Empire, royal decrees were written on paper and those were distributed in all regions. It also contained information of various events taking place in the nations and its capital. So during this rule of Julius Caesar, during the reign of Julius Caesar, उनके टाइम पे एक famous न्यूज़पेपर उन्होंने निकाला था, that is Acta Diurna, meaning act of every day, used to be placed at public places in Rome. So in 7th century, China, royal dictates were distributed among people at public places. In England, handouts were distributed, same, and travelers arriving from different faraway places would add spice. थोड़ा मिर्च मसाला लगा के स्टोरी बताते थे. तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये कहां पर है मालूम है? येलो पैच है जो टेक्स्ट बुक में मास मीडिया चैप्टर अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पे आप दिखोगे स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड में उन्होंने मेंशन किया ये सब ट्रैवलर्स के बारे में. तो ये हमको आंसर लिखना है, ये 2 बार पूछा गया स्टूडेंट्स, तो ये आंसर पढ़ के जाना. ये मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा, एक बार देख लेना ये आंसर, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कौन कौन से पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और ये आंसर क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, राइट. ये अगेन इंपॉर्टेंट आंसर है. अभी इसमें एक और आंसर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें एक आंसर इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम. ये बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा गया है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया ऑफ कोर्स, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, प्लीज वो एक आंसर करके जाना, राइट. सो ये आंसर सिमिलर हमने टेक्स्ट बुक से ही उठा के लिखा है, यहाँ पे आप अंडरलाइन करोगे. ये आपके लिए मैंने एक टास्क दिया है, यहाँ पे आप आपके हिसाब से आपको क्या क्या लगता है वो चीज को अंडरलाइन होना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आप देखोगे जर्नलिज्म को
अंडरलाइन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में आप देखोगे ओलंपिक्स एंड एशियाड को अंडरलाइन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में एक्सपर्ट कमेंटेटर्स को अंडरलाइन होना चाहिए, जिसके पास नॉलेज है किस चीज के बारे में, हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रीवियस रिकॉर्ड, एमिनेंट प्लेयर्स, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स, ये सारे चीज को अंडरलाइन होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस, ऑफकोर्स ये चीज को अंडरलाइन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट में ट्रेन्ड रेफरी एंड क्वालिफाइड रेफरी, ये चीज को अंडरलाइन। एंड लास्ट में रिजर्व सीट्स फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट, ये सारे चीज को अंडरलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। अभी देखो ये आंसर थोड़ा अलग है, ये आंसर में सबटाइटल्स आते हैं, बट अगर आपने देखा रहेगा टेक्स्ट बुक में 7 टूरिज्म के बारे में दिया है, बट हमको एग्जाम में सिर्फ 3 ही टूरिज्म के बारे में मेंशन करना है। बट मैंने यहाँ पे 7 के 7 लिखे हैं, आप गलती मत करना 7 के 7 लिखने का, आप सिर्फ 7 टूरिज्म ही मेंशन, 3 ही टूरिज्म मेंशन करना, बाकी 7 टूरिज्म मत करना। सो जैसे कि आप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज traveling to visit places in distant regions, simple, for specific purpose, इतना हो गया। So different types of tourism are, सबसे पहला हमने मेंशन किया लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म। इसके देखो हमने सब पॉइंट्स जो कैप्शन के अंदर के पॉइंट्स है उसको हम लोग ने 1 और 2 पॉइंट में डाल दिया। सेकंड इंटरनेशनल टूरिज्म, इसको भी हमने 1, 2, 3 पॉइंट में डाल दिया। अब याद रखना जो आपके कैप्शन है उसको डबल अंडरलाइन करना, और अंदर की जो कंटेंट है उसको सिंगल अंडरलाइन करना। जैसा लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, ये आपका कैप्शन है, इसको डबल अंडरलाइन करना। अंदर का कंटेंट विद इन वंस ओन कंट्री, डिफिकल्टीज ऑफ लैंग्वेज, प्रोक्योरिंग करेंसी एंड डॉक्यूमेंट, इसको आप क्या करोगे, सिंगल अंडरलाइन करोगे। वैसे इंटरनेशनल टूरिज्म को आप डबल अंडरलाइन करोगे, उसके अंदर के कंटेंट में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखता है, जैसा ट्रांस यूरोप रेलवे रूट, सिंगल अंडरलाइन, मरीन ट्रांसपोर्ट, सिंगल अंडरलाइन, राइट। सेम गोस फॉर हेल्थ टूरिज्म। ऐसा मैंने पूरा पॉइंट्स मेंशन किया, बट आपको पूरा पॉइंट्स मेंशन करने का जरूरत नहीं, आप इसमें से कोई भी बेस्ट आपको जो 3 आता है याद, वो आप 3 लिख सकते हो और आंसर को फिनिश कर सकते हो। हालांकि हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टाइप के टूरिज्म है, जैसे कि इंटरस्टेट, इंटरनेशनल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हर एक टाइप के हैं, हमको सिर्फ 3 ही मेंशन करना है, याद रखना स्टूडेंट्स, याद रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर दी प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म, अगेन ये इंपॉर्टेंट आंसर है, अगेन सेम हमने टेक्स्ट बुक का ही उठा के लिखा है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। फिफ्थ पॉइंट में आपको हर एक चीज को अंडरलाइन करना है, जैसे कि ही हैज टू पे फॉर वीजा, ट्रैवल, होटल, फूड, पेमेंट टू ट्रांसलेटर, गाइड, बाइंग न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक, सोवेनियर, ये सारे चीज को अंडरलाइन करना है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आंसर्स के, राइट। जैसे कि लोकल हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज को अंडरलाइन करना है। इतना ही नहीं, इनकम फॉर लोकल आर्टिसंस, बिजनेस पीपल, वेज अर्नर्स, ये अंडरलाइन करना है। टैक्सी ड्राइवर्स को ट्रेन करना चाहिए हमको कोई भी एक लैंग्वेज में, ये अंडरलाइन करो। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो क्या होता है, करेक्टर जब करेक्शन करता है ना, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख के वो करेक्ट करते जाते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट आंसर, दैट इज वाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, याद रखना। सबसे पहला लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, तो स्टोर ऑफ नॉलेज को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट, लाइब्रेरी साइंस में हम मैनेजमेंट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसको अंडरलाइन करो। थर्ड पॉइंट में कलेक्टिंग बुक्स, अरेंजिंग सिस्टमैटिकली, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, उसको अंडरलाइन करो। एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंप्यूटराइज सिस्टम, उसको अंडरलाइन करो, याद रहेगा। सो दिस इज व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, याद रहेगा स्टूडेंट्स। सो ये सारे आंसर्स है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स है। ये इंपॉर्टेंट आंसर्स को आपको करके जाना है। ये 11 ब्रीफ सिंपल, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। दिन में एक ब्रीफ करो, एक दिन में एक ब्रीफ बाय हार्ट करने के लिए हार्डली इट टेक्स 25 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, एंड ये ब्रीफ को लिखने के लिए आपको 12.5 मिनट लगेगा। याद रखना स्टूडेंट्स, आपको उसी हिसाब से करना है, दिन का एक ब्रीफ लिख के प्रैक्टिस करना है। 11 दिन में आपका 11 ब्रीफ होगा। भूल मत जाना, मैंने एक और ब्रीफ इंपॉर्टेंट बोला, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दिन में एक ब्रीफ लिखो, 11 दिन में 11 ब्रीफ, एंड यही साइकिल को रिपीट करो। याद रखना स्टूडेंट्स, एग्जाम के टाइम पे कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से आप ब्रीफ को पढ़ के खत्म करोगे। वापस मैं जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, एक दिन में एक ब्रीफ, अगेन आई एम टेलिंग यू, एक दिन में एक ब्रीफ, 11 दिन में 11 ब्रीफ। 12वां ब्रीफ मैंने आपको जो बताया है, दैट इज, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, बराबर, वो भी इंपॉर्टेंट ब्रीफ है। तो दिन में एक ब्रीफ बाय हार्ट करके उसको सिर्फ लिखकर प्रैक्टिस करना, समझ रहे हो। एनी डाउट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।